गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीकर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ आई हुई है एग्ज़ाम में 2010 और 2017 में, ठीक है। MDS यूनिवर्सिटी वहाँ भी पूछी गई है, तो अच्छी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, उनमें से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, ठीक है। 20 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यूनिट 5 की बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी में या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिट 5 का पार्ट है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वहाँ आपको कंफर्म एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो हम कर रहे हैं उनमें से। 20 नंबर की एक यूनिट आती है तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है, 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले यदि आप सारे लेक्चर लेते हैं तो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व किए थे, आज एक और सॉल्व करेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ मल्टी स्टेज प्रॉब्लम। आपको यहाँ कहीं नहीं दिया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बट यहाँ आपको दिया है मल्टी स्टेज, तो आपको समझ जाना है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन दिया है आज? मिनिमम का दिया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे वो मैक्सिमम के थे, ठीक है। इसीलिए मैंने एक मिनिमम का क्वेश्चन लिया है ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हों, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। तो मिनिमम का क्वेश्चन है, आपको मिनिमाइज करना है x1² प्लस x2² प्लस डैश डैश प्लस xn का स्क्वायर। कंस्टेंट आपको दिया है x1 डॉट x2, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा, जहाँ ये जितने भी आपके वेरिएबल है सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये हो गया, ये हो गया आपका कंस्टेंट, और ये हो गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं टोटल? 1 2 n। तो मैंने यही लिखा है द प्रॉब्लम हैविंग n वेरिएबल्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ n स्टेज प्रॉब्लम। जो आपकी n वेरिएबल की प्रॉब्लम है, तो वेरिएबल जितने होते हैं उतनी स्टेज की प्रॉब्लम हम मानते हैं। तो n वेरिएबल है तो हमने कहा ये एक n स्टेज प्रॉब्लम की तरह कंसीडर की जा सकती है, जहाँ पर हमने r क्या माना है? द नंबर r ऑफ पार्ट्स इन विच b इज फैक्टोराइज, ठीक है। क्या मतलब हुआ? हमने पहले भी पढ़ा था ना, जैसे हमारा पहले वाला प्लस के लिए था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, जैसे x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू b, कुछ ऐसा क्वेश्चन था अपना मैक्सिमम वाला। तो देखो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो r पार्ट्स हैं आप कैसे समझ सकते हो? जैसे b है, कोई भी आप एक चॉकलेट मान लो, उसको आपने r पार्ट में डिवाइड करना है। एक चॉकलेट को पहले एक पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, किसी चीज़ को आप एक पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपने उसको डिवाइड किया ही नहीं है, वो कंप्लीट है, ठीक है। फिर हम r की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो यानी कि 2 पार्ट। तो एक चॉकलेट को 2 पार्ट में कर दिया, यानी कि आधा आधा हाफ हाफ आपने बांट दिया, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही कह रहे हैं, इस b को हम r पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो उस जो r ले रहे हो ना पार्ट्स, उसको हम rth स्टेज की तरह ट्रीट करेंगे, rth स्टेज मानेंगे, ठीक है। जहाँ हम फर्स्ट स्टेज पे बताएंगे यानी कि r बराबर 1 पे वैल्यू बताएंगे, r बराबर 2 यानी कि सेकंड स्टेज पे बताएंगे, ठीक है। जब हमने आपको बेलमैन प्रिंसिपल पढ़ाया था तो ये चीज़ें वहाँ बताई थी, किस तरह से स्टेज वगैरह हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस पर बेस क्वेश्चन है, उस पर बेस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल का सिर्फ आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक FRB माना, ये क्या है? ये हमने माना है जो आपको कह रहा है ना मिनिमाइज, तो हमने यही यहाँ पर FRB को क्या माना है? हमने माना है ये मिनिमाइज, जितना भी आपको मिनिमम मिलेगा ना ये वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि FRB इज इक्वल टू मैथमेटिकली कि मिनिमाइज x1² प्लस x2² xn², यही लिखा है, समीशन की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यानी इस वाले जो आपकी आंसर निकालना है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको हमने FRB मान लिया, ठीक है। जहाँ r आपका कहाँ वेरी करेगा? 1 से लेकर n तक, ठीक है। हमने बताया ना rth स्टेज है, टोटल स्टेज कितनी है? n, तो r वेरी कहाँ करेगा? 1 to n। कंस्टेंट आपको किस तरह से दिए हुए हैं? ये कंप्लीट कंस्टेंट लिख दिया और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब देखो बेलमैन प्रिंसिपल से हम कैसे लिख सकते हैं? बेलमैन प्रिंसिपल आपके पास क्या था? यहाँ FRB आएगा, ठीक है। यहाँ पर b क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंस्टेंट में जो होता है ना क्वांटिटी RHS में वो आती है, ठीक है। हमने ये पहले भी करा था, हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पर 1 था जिसमें, तो हमने यहाँ पर FR1 की वैल्यू निकाली थी। यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं,
ठीक है, तो आपके पास बेलमैन प्रिंसिपल क्या था कि जैसे आप एफ आर बी आर के लिए लिख रहे हो तो पहले एक्स आर स्क्वायर लिखो, यानी कि आपके पास जो एक्स आर लिखोगे जो वेरिएबल है उसे लिखना है। ठीक है, तो एक्स आर लिखा हमने। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि आपका स्क्वायर में है प्रॉब्लम, स्क्वायर में है ना, तो इसलिए। तो एक्स आर स्क्वायर प्लस अब एक्स आर के अलावा जो बचे हुए हैं वो, तो एक्स आर आ गया तो बचे कितने R-1, तो उन्हें हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आपकी एज इट इज़ लिख दी हमने। आर तक नहीं जाके अब कहाँ जाएगा? R-1 तक आई की वैल्यू, क्योंकि आर के लिए तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, बेलमैन प्रिंसिपल से ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आपने एफ आर बी इसे कहा है, क्लियर। तो जब यहाँ पर R-1 हो जाएगा तो यहाँ भी R-1 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर आपका R-1 है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? B/XR। क्यों? यहाँ पर इन सब का सम आपके इन सब का मल्टीप्लाई XI का, ये X1 X2 XR तक जा रहा है तो मल्टीप्लाई B आ रहा है, इसलिए यहाँ पर B आया। ठीक है, पहले यहाँ समझ लो R की जगह R-1 आ जाएगा अगर यहाँ R-1 हुआ तो, इसलिए तो यहाँ R-1 आ गया है इससे। ठीक है, अंदर वाला कैसे चेंज हुआ? इन सब का मल्टीप्लाई XI का मल्टीप्लाई B आ रहा है ना, तो यहाँ पर B आया। मुझे बताओ यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ तक है? R-1 तक, तो X1 X2 डॉट XR-1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और XR है तो यहाँ पर हमें R-1 तक के लिए चाहिए, तो XR को डिवाइड में भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? B/XR। तो इन सब का यहाँ पर जितने भी XI आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? B/XR। ठीक है, जैसे यहाँ पे जितने भी XI थे उन सब का मल्टीप्लाई B आ रहा था, क्योंकि ये R तक था, यहाँ R-1 तक है, तो क्या आ जाएगा? B/XR। क्लियर। अब देखो हम एक Z इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो हमने माना करंट डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, R=1 के लिए निकालते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज के लिए हम निकाल रहे हैं, तो F1B R की जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए मिनिमम यहाँ Z कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेकर B तक। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पर आपके पास क्या था? यहाँ पर 1 था, तो हमने क्या कहा था? Z कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि देखो B एक कंप्लीट चीज़ है, जैसे मैंने बोला ना चॉकलेट की तरह बिहेव करो, तो यहाँ पर आपको R=1 रख रहे हो, यानी B को आपने एज इट इज़ रखा हुआ है। ठीक है, तो करंट में आपने B को एज इट इज़ रखा हुआ है, और Z हमने माना है करंट डिसीजन, यानी कि Z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? B R=1 के लिए। ठीक है, तो यही लिखा है। अब FR-1 की तो बात यहाँ पर होगी ही नहीं, क्योंकि R की वैल्यू अगर 2 हो तब तो हम कह सकते हैं F1 आ जाएगा। अब यहाँ पर F0 कुछ नहीं है, कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कराया हमने, F0 एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसका, तो यानी कि आपने B को एज इट इज़ रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा R=1 के लिए Z=B है, क्योंकि इनिशियल स्टेज आपकी क्या है? B, यानी कि आपने B को रखा हुआ है, कुछ इसमें हमने चेंज किया ही ना है, यानी कि एक चॉकलेट आपके पास एज इट इज रखी हुई है, तो इनिशियली आपके पास B रखा हुआ है। ठीक है, तो Z की जगह B पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? F1B इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, अब B² को हमने इस तरह से लिखा है कि 1.B⁴ ये बिल्कुल यही चीज़ है, इस तरह से हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोगों को पता है हम लास्ट में R=N के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ हमें एक रिकरेंस रिलेशन बनाना होता है, तो वो इस तरह से ही बन पाएगा। ठीक है, हम देखेंगे क्या सिमिलर है, उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर F1B तो आपके पास आ चुका है, तो ऑप्टिमल पॉलिसी क्या हो जाएगी? R=1 के लिए बताया था ना आपको, R=1 के लिए तो आपके पास यहाँ पर क्या है? B आ जाएगा। अगर यानी हमने एक चॉकलेट को कंप्लीट रखा हुआ है तो ये आ गया आपकी ऑप्टिमल पॉलिसी। जब हम आगे R=2 के लिए करेंगे तो क्या आता है? इसे हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, R=3 के लिए 3 बार लिखते हैं, इस तरह से ऑप्टिमल पॉलिसी चलती है। तो R=2 के लिए चेक करते हैं, R=2 पुट करिए आप इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? F2B। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? X2 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? 2 - 1 यानी कि 1, तो F1B/X2। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ Z के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो क्या आएगा? बस Z हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? Z के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
आप लोग लिख लेना इसके बाद नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, FRB इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जेड कहाँ वेरी करेगा, मैंने आपको बताया ना, 0 से लेकर B तक। और यहाँ XR की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, जेड। तो जेड स्क्वायर, जेड माना है ना हमने करंट डिसीजन, तो एक्स यहाँ पर एक करंट डिसीजन ही तो हो रहा है वेरिएबल XR, ठीक है। तो XR की जगह आ गया जेड स्क्वायर, यहाँ पर XR की जगह क्या आ जाएगा, जेड। तो FR -1 B/Z, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में रखिए आप R की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 - 1 1, तो F1 B/Z, ठीक है। अब देखो पहले वो देखिए आप, F2B इज इक्वल टू क्या आ गया, मिनिमम ऑफ जेड वेरी कर रहा है 0 से B, जेड स्क्वायर प्लस F1 B/Z। अब देखो F1 B/Z की वैल्यू कैसे निकालिए, एक यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। F1B क्या आया था आपके पास, अभी निकाला ना, F1B B स्क्वायर आया था, ठीक है। जब F1B की वैल्यू आपके पास B स्क्वायर है, तो यहाँ B/Z है, तो B/Z के लिए क्या हो जाएगा, B/Z का स्क्वायर। क्लियर, तो बस यही तो लिखा है, B/Z का स्क्वायर, अलग अलग कर दिया B स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। समझ आया कैसे पहुँचे यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब जेड वेरी कर रहा है 0 से लेकर B तक, यानी कि हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, कि क्या रखें कि ये आपका मिनिमम वैल्यू दे दे। तो हम कैसे चेक करते थे, हम इस कंप्लीट को, ब्रैकेट वाले को H2 मान लेंगे, ठीक है। 1 भी मान सकते थे, बस यहाँ पर ये सेम रहे इसलिए हमने H2 माना है, ठीक है। इसको H2 मान लेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से और इसको रखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उस जेड की वैल्यू पे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करेंगे, लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0। इसी तरह से करते हैं हम, देखो dH2/dz इक्वल टू 0 रखा हमने, इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं, जेड स्क्वायर का 2z हो गया, 1/z² का क्या होगा, -2/z³। बी स्क्वायर आपका एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, जेड की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। 2 को 0 में भेज दिया और Z³ यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z4 इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की पावर 1/2, यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालनी है तो 2/4 करोगे, तो 2/4 क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, नेगेटिव नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, जेड आपका वेरी कहाँ कर रहा है, 0 से लेकर B तक। समझने की बात यह है, जेड की वैल्यू हो क्या सकती है, x1 x2 इस तरह से कुछ होगी, ठीक है, क्योंकि B आपके पास क्या आ रहा है, x1 x2 xn का मल्टीप्लाई तो है, तो जेड आपके पास क्या है, x1 x2 xn कुछ होगा इनमें से, और ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जेड हमेशा पॉजिटिव, तो हमने इसलिए पॉजिटिव वाला साइन लिया है इधर, ठीक है। तो अब इस जेड की वैल्यू पे हम फाइंड आउट करेंगे d2H2/dz² की वैल्यू। तो यहाँ पर इसका और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2z का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर Z³ है, अब तो क्या हो जाएगा, Z³ का क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो Z की पावर -3, -3 आगे आएगा और फिर ऊपर क्या बचेगा, Z की पावर -4, तो वो नीचे आएगी तो ये हो जाएगी Z की पावर 4 और 3 2 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस। डिफ्रेंशिएट करना और कुछ भी नहीं, आप लोग करके देखिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है Z बराबर B की पावर 1/2 पर, तो ये आएगी सॉल्व करने पर 8, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये जो H2 है ना, Z बराबर B की पावर 1/2 पे मिनिमम वैल्यू देगा। अगर ये लेस देन 0 आता है तो हम कह देते हैं मैक्सिमम, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, मिनिमम की प्रॉब्लम है तो मिनिमम ही आएगा हमेशा। अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक भी हो जाती है तो ध्यान रखना, कभी गलती मत करना, यदि मिनिमम की प्रॉब्लम है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा ये वाली, ठीक है। तो आपके पास H2 क्या हो चुका है, H2 हो चुका है मिनिमम जेड की वैल्यू B बराबर B की Z इज इक्वल टू B की पावर 1/2 पर, ठीक है। Z की इस वैल्यू पर H2 मिनिमम है, तो बस Z की पावर Z इज इक्वल टू √B आप रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। आपके पास क्या F2B की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, Z देखो यहाँ पे Z की पावर Z इज इक्वल टू क्या है √B, तो यहाँ पे Z² क्या हो जाएगा सिंपल B, तो क्या आ जाएगा B प्लस यहाँ पे भी वैल्यू रख दो B² अपॉन B। तो देखो यही वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं,
सॉल्व करो 2b। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से लिखा है 2 एज इट इज़ b की पावर 2/2। 2/2 वैसे भी 1 हो रहा है, आपको अभी पता लगेगा ऐसा क्यों लिखा है, हम जब आगे चलेंगे। तो r बराबर 2 के लिए ऑप्टिमल पॉलिसी क्या आ गई आपके पास, b की पावर 1/2 कॉमा b की पावर 1/2। जो z की वैल्यू आती है उसी तो हम कहते हैं ऑप्टिमल पॉलिसी। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, x1 की वैल्यू क्या है √b और x2 की वैल्यू भी क्या है √b। ठीक है, z हमारा x1 x2 इसी टाइप का है, बताया था ना अभी। यहाँ पे z क्या होगा, x1 x2 इनमें से ही कुछ है। तो बस यहाँ पर ऑप्टिमल पॉलिसी आ चुकी है r बराबर 2 के लिए, और ऑप्टिमल वैल्यू क्या आई है, ऑप्टिमल वैल्यू आपके पास आई है 2b। ये वाला लिख लो चाहे, ये हम इसलिए लिख रहे हैं अभी हम बनाएंगे ऑप्टिमल पॉलिसी m+1 m सभी के लिए, तब काम आएगी। ठीक है, अब देखते हैं r बराबर 3 के लिए। देखिए अब r बराबर 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो जो आपका रिकरेंस रिलेशन था वहाँ पर हमने क्या करा, r की जगह 3 पुट कर दिया। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर हम r की वैल्यू 1 2 3 पुट करते चलते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ये आपका एक रिकरेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर अब r की जगह 3 पुट करा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा F2। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या आ गया F3 और यहाँ आ गया F2। अभी हमने वैल्यू निकाली थी F2b की, तो आपके पास क्या आई थी स्टूडेंट्स, F2b की वैल्यू वो आई थी 2b। ठीक है, तो अब b/z की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2b/z, सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बस सेम एज इट इज़ इसको मान लिया हमने S3, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया z के रेस्पेक्ट में, इक्वस टू 0 रख के हमने यहाँ से फाइंड आउट करी आपकी z की वैल्यू, तो ये आ जाएगी b की पावर 1/3। अब इस z की वैल्यू पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, तो यहाँ पर आपके पास क्या करा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर z की जगह हमने पुट कर दिया b की पावर 1/3, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि z³ की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल b, तो b से b कैंसिल हो गया, 2 और 4 6, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब S3 मिनिमम है z की इस वैल्यू पर। ठीक है, तो बस z की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो आप z की वैल्यू रख दो, आपके पास क्या आ जाएगी F3b की वैल्यू, तो F3b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सॉल्व करने पर 3b की पावर 2/3। ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करके चलेंगे, अभी हम पहले ऑप्टिमल पॉलिसी लिख लीजिए। r बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगी, z की वैल्यू जो भी आई उसको 3 बार लिख देना है, तो b की पावर 1/3 कॉमा b की पावर 1/3 कॉमा b की पावर 1/3। ठीक है, अब आप लोग कंपेयर कीजिए F3b की वैल्यू, F1b की वैल्यू और F2b की वैल्यू, आप लोगों को कुछ समझ आएगा। देखो F2b की वैल्यू हमने किस तरह से लिखी थी, देखिए F1b की वैल्यू ये थी, F2b और ये F3b, तो कुछ कंपेयर कर पा रहे हो, 1 2 3 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ऊपर वाला सेम है, तो इसे देख कर क्या मुझे FMB की वैल्यू नहीं बता सकते, 3 की जगह 3, M की जगह M, B तो सबों में कॉमन है, M यहाँ 3 था तो यहाँ 3 है, तो यहाँ M है तो ये लो, समझ पाए। तो बस हम अब यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या कहेंगे, FMB के लिए ये मान सकते हो आप, ठीक है, और M+1 के लिए इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ऐसा करने पर हमारा ये हम कह सकते हैं PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि ये जो आपका फॉर्मूला भी निकल के आएगा ना, जो ये निकल के आ रहा है, ये n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने यही लिखा है ऑप्टिमल पॉलिसी r बराबर m के लिए क्या आ जाएगी, 3 के लिए हमने कैसा लिखा था, b की पावर 1/3 को 3 टाइम्स लिखा था, तो यहाँ 3 की जगह m है, तो आपको क्या करना है, b की पावर 1/m को कितनी बार लिखना है, m टाइम्स। ये कितना बार लिखा हुआ है आपका, m टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑप्टिमल पॉलिसी। ऑप्टिमल वैल्यू क्या आ जाएगी, FMB की अभी निकाली हमने m, b की पावर 2/m। ठीक है, अब देखिए हम इसे प्रूफ करेंगे m+1 के लिए, तो m+1 के लिए जो आपका रिकरेंस रिलेशन था, जहां हम r की वैल्यू 2 3 लिख रहे थे, वहां आप पुट कर दी हमने वैल्यू m+1 r की जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा Fm+1 b इज इक्वल टू, मिनिमाइजेशन करना है आपका, z² + Fm b/z,
ठीक है। एफ एम बी की वैल्यू है तो यहाँ जब बी बाय जेड हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ क्या आ जाएगा एम बी बाय जेड की पावर 2/m। देखो यही वैल्यू लिखी है, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ है, यूजिंग फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ करके हमने ये वैल्यू पुट करी है। अब हमें इस ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जेड की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये ब्रैकेट आपका मिनिमम वैल्यू दे। तो इसके लिए जैसा हमने 3 के लिए किया था, 2 के लिए किया था, एज इट इज़ m+1 के लिए करना है। अंदर वाले पार्ट को आप मान लीजिए SM+1, ठीक है। अब क्या करना है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z, ठीक है। m कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, b की पावर 2/m भी कांस्टेंट है, इसको अलग लिख लिया। हमें डिफ्रेंशिएट किसे करना है, 1/z की पावर 2/m। तो z को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा -2/m, z की पावर -2/m -1। यही होता है। z का आप कैसे करते हो, z की पावर n है, x की पावर n का क्या आता है n, x की पावर n-1, तो ये -2/m बाहर आ गया, ठीक है। z ऊपर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगी पावर और ये बच जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद। क्लियर। अब इसको हम इस वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ से फाइंड कर रहे हैं z की वैल्यू। तो आप लोग फाइंड कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो इस z की पावर 2/m+1 को इधर भेजा हमने, तो यहाँ पर क्या है पावर 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है जब कोई टर्म है जैसे x इंटू एक्स है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो पावर है ऐड हो जाती है, तो इसका क्या आ जाएगा x², ठीक है। 1 + 1 2 हो गया। तो बस ऐसे ही यहाँ पर करा है, z की पावर क्या हो जाएगी 1, तो इसकी और ये प्लस हो जाएगी ये वाली पावर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, ये वाली टर्म जो अपॉन में आएगा उसको हमने 0 में भेज दिया। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करी z की वैल्यू। देखिए यहाँ से सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा z = b की पावर 1/m+1, ठीक है। अब इस वैल्यू पे हम d2sm+1/dz² की वैल्यू चेक करेंगे, तो आप लोग चेक कीजिए ये >= 0 ही आएगी। जब ये >= 0 है, इसका मतलब जो ये sm+1 है z की इस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये मतलब मिनिमम है z की इस वैल्यू पे, तो बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 5th में z की ये वाली वैल्यू पुट करनी है और fm+1b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 5th में क्या था, z² + m b/z की पावर 2/m। तो z² की जगह हमने पुट करी वैल्यू, z की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अगर स्क्वायर होएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। समझ रहे हैं ना, यहाँ क्या आएगा b की पावर इस तरह से लिखी हुई है 1/m+1, इसका स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। और प्लस m b बाय क्या था z, तो z की जगह फिर वैल्यू पुट कर दी और ये आपका 2/m था, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आ जाएगी m+1 b की पावर 2/m+1, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाती है तो ध्यान रखो, जैसा आपको पता है ना आंसर क्या आना है। जब 3 के लिए वो आया है तो जनरलाइज फॉर्मूला जब आप m के लिए निकाल सकते हैं, कंपेरिजन करके जो हमने से m के लिए फाइंड आउट किया था ना यहाँ से, तो ऐसे m+1 के लिए भी निकाल सकते हैं। बट हमें पता है क्या आने वाला है, यहाँ से m+1 के लिए क्या आएगा, यहाँ m+1 हो जाएगा, यहाँ m+1, ठीक है। यहाँ जब m+1 होगा तो देखो यही फॉर्मूला आया है, बट कहीं गलती हो जाती है कैलकुलेशन में तो भी उस गलती को मत करना। अगर गलती हो भी जाती है तो यहाँ पर सही लिख कर आना, क्योंकि आप लोगों को पता है आंसर तो क्या आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, छोटी सी बातें हैं, एग्जाम में याद रखोगे तो शायद नंबर ना कटे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये जो आपका फॉर्मूला है एन की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यही लिखा है मैंने बाय PMI। हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमल पॉलिसी R = n के लिए क्या आ जाएगी, b की पावर 1/n को लिख दो n टाइम्स। यहाँ पर m+1 के लिए ऑप्टिमल पॉलिसी क्या आएगी स्टूडेंट्स बताइए, b की पावर 1/m+1। इसे हमें कितनी बार लिखना है, b की पावर 1/m+1 को, ये हमने लिखा है m+1 टाइम्स,
ये हमने कितनी बार लिखा है, n+1 टाइम्स। ये ऑप्टिमल पॉलिसी है n+1 के लिए। r बराबर n के लिए आप लोग क्या लिख देंगे, b⁴1/n, और ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर n+1 की जगह सिर्फ n लिखना है, तो क्या आ जाएगा, fnb = n/2/n। समझ आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ईजी हैं, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, जैसे आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ मैंने आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप कोई और पेपर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट में बताइए, हम उस पेपर से भी रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।